स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएलएड इन्फो हब पे। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो पर्यावरण अध्ययन के इकाई 1 जो हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर सेमेस्टर है, जब भी न्यू एडमिशन हुआ है तो उसके लिए जो ये वीडियो है ना बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि आज से मैंने ये स्टार्ट किया है कि हम ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो डीएलएड में पढ़ाया जाता है। तो ये जो मैंने अभी वीडियो बनाई है वो इकाई 1 यूनिट 1 की है, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उद्देश्य। अभी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे आप इसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनली इंग्लिश मीडियम में भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उसमें क्या होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। जो मैं यहाँ हिंदी में पढ़ा रही हूँ फ़र्क सिर्फ इतना होगा, वो वहाँ इंग्लिश में होगी। हाँ, तो जो हमारा वीडियो है अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसमें जो पहला टॉपिक है पर्यावरण किसे कहती है। तो पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण को अगर इंग्लिश में बोले तो इन्वायरमेंट, तो हमारे आसपास का वातावरण जिसमें सभी प्रकार के जीव, नदी, तालाब, पहाड़ तथा पेड़ पौधे आते हैं, जिसमें सभी जीवधारी जीवित रहते हैं, वह पर्यावरण कहलाता है। अगर मान के चलिए हमारे आसपास का वातावरण है, उसके अंदर क्या है, सभी जीव जंतु रहते हैं, नदी तालाब आसपास कितने सारे होते हैं, जैसे जीवधारी हो गए, पेड़ पौधे, सब में जीवन पाया जाता है। ये सब मिलकर जो हमारे आसपास में पेड़ पौधे ये सब मिलकर क्या होता है, पर्यावरण बनाते हैं, जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अगर हम इसके पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। अगर हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, मतलब जो चारों ओर हो। आवरण का अर्थ होता है जो किसी को चारों ओर से घेरे हुए। तो इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है जो किसी चीज़ को चारों ओर से घेरे हुए। कैसे हम कैसे कह सकते हैं कि पर्यावरण का अर्थ वह किसी को चारों ओर से घेरे हुए, क्योंकि देखो पर्यावरण ने क्या है, चारों ओर से हमें घेर रखा है, पृथ्वी को हैं, हमको, जीव जंतु को, पेड़ पौधे तालाब, सब क्या है, पर्यावरण के अंदर ही आते हैं। और क्या है, पर्यावरण ने इन सभी चीज़ों को घेर रखा है। तो इसी प्रकार क्या होता है, पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो किसी को चारों ओर से घेरे हुए हो। अब यह क्या है, देखो पर्यावरण क्या है, ये सभी प्रकार के तत्व प्रतिक्षण मानव को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते रहते हैं। देखो जो पर्यावरण में जितने भी हैं, नदी तालाब पहाड़ वायु जंगल, सभी पर्यावरण में आते हैं। वो क्या मानव को किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। अगर वायु ना हो तो क्या होगा, मनुष्य इससे प्रभावित होगा, क्योंकि क्या है, हम जो भी एक्सेल इनहेल करते हैं, गैसेस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उससे क्या है, वो सब क्या है, एक पर्यावरण से ही तो मिलती है। अगर वो ना हो तो किसी न किसी रूप में मानव उससे प्रभावित होगा। मानव जैसा आप है उसके पर्यावरण का योगदान है। देखो मानव जैसा आज है, मानव क्या है, मानव हमारा पर्यावरण पे ही निर्भर करता है। अगर मानवीय पर्यावरण क्या है, मनु किसने बनाया है, मानव ने बनाया। पर्यावरण में सब कुछ प्रकृति से तो नहीं है, कुछ मानव ने अपना योगदान दिया है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट होगा, भविष्य में मानव पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ेगा। आप सभी देखिए भविष्य पर कैसे पड़ेगा, भविष्य में मानव का प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे इतने सारे पॉल्यूशन हो रहा है, इतना बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है, जो हमारा इन्वायरमेंट में हो गया है। जैसे कोरोना, अभी कोविड-19 हुआ है, ऐसे बहुत सारे जो हवा से फैलने वाली बीमारी है। तो इससे क्या है, एक ना एक तरह से भविष्य में मानव का, अभी हमारा इतना बेकार हाल हो गया था कोविड के टाइम पे, तो ये एक तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा है मानव का। जैसे मानव ने गलत व्हीकल यूज़ करके इतने सारे पॉल्यूशन हो रहा है, इससे क्या है, भविष्य में क्या मानव का तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा, पर्यावरण पर मानव का, तो एक दूसरे पर इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। देखिए मानवीय पर्यावरण कौन कौन से, वायु है, घर है, सड़क है, इमारतें हैं, पहाड़ है, भूमि, पानी, पशु पंछी और जंगल, ऐसे बहुत सारे हैं जिसे हम कह सकते हैं। हमारी त्वचा से लेकर बाहरी परिवेश तक चारों ओर पर्यावरण ही पर्यावरण है। मानव का प्रत्येक क्षण पर्यावरण में व्यतीत होता है। देखो हमारी त्वचा, हम जहाँ से हम देखते हैं वहाँ से लेकर जहाँ तक भी हम देख सकते हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण ही है। हमारे अगल बगल आस पास जहाँ तक हम देखें, जहाँ पर भी प्रत्येक क्षण हमारी निगाहें रहती है, वो सब पर्यावरण के अंदर ही आता है। क्योंकि हम सब का निवास जो होता है, निवास स्थान है, चाहे वो हमारा घर हो, गाँव हो, कहीं भी हो, वो सब क्या है, एक पर्यावरण के अंदर आता है। पर्यावरण के अर्थ में निम्नलिखित पुरुषों के कुछ विद्वान है। देखो पर्यावरण के अर्थ,
अब ये विभिन्न पक्षों पे निर्भर करते हैं कि कौन से वैज्ञानिक इसको क्या बोलते हैं और कौन से विद्वान जो होते हैं उसको क्या विचार देते हैं। तो अलग अलग विचार अलग अलग वैज्ञानिक देते हैं जो हमारे विचारक होते हैं। तो आइन ट्रेसी ने क्या बोला था, व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त यह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। कि जो व्यक्ति के जो वंशानुक्रम के अतिरिक्त सब कुछ जो होता है ना, देखो वंशानुक्रम तो हमें माता पिता से प्राप्त होता है, उसके अलावा हमें जो भी मिलता है वो सब क्या होता है, हम पर्यावरण से प्रभावित होकर, जैसे कि हमें व्यवहार मिलता है। अगर हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ सारे लोग अच्छे से नहीं बोलते, उनके अंदर बिहेवियर अच्छा नहीं है, गाली गलौज करते, तो क्या होता है, एक तरीके से वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उस पर भी पर्यावरण का प्रभावित होते हैं और थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज वो सीख जाते हैं। सीसी पार्क में मुख्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ पर्यावरण कहा जाता है। बोरिंग ने अपनी अलग परिभाषा दी है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसे प्रभावित करता है। डगलस और हॉलिंग ने कहा है कि जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति तथा व्यवहार जीवन शैली को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटनाओं को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। तो इतने सारे विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं पर्यावरण के अर्थ को लेके। अगर आपको इनमें से कोई सी भी इजी लगता है, अगर पेपरों में आएगा पर्यावरण का अर्थ क्या है, तो अपना मतलब आप अपनी इजी लैंग्वेज में तो समझाएंगे, लेकिन एक होता है ना कोई विद्वान या कोई राइटर की अगर हम परिभाषा लेते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पेपरों पे। तो आप इसमें से जो भी ईजी लगे, जैसे बोरिंग की हो गई, सीसी पार्क की हो गई, तो जो सी भी ईजी लगे वो लिख के आ जाना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब क्या है कि पर्यावरण अध्ययन एक पाठ्यक्रम के रूप में अलग विषय क्यों बनाया गया, क्योंकि देखो पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को हमने एक अलग पाठ्यक्रम के विषय में क्यों बनाया गया। तो पर्यावरण अध्ययन क्या है, शैक्षिक साहित्य में विवरण बहुत नया है, बिल्कुल नया है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के बारे में सबको जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चों को अपने इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो फिर वो मतलब आगे शिक्षित कैसे हो पाएंगे। तो जहाँ तक पर्यावरण विषय का संबंध, इसका विवरण 20वीं शताब्दी के किसी भी शिक्षा सदी में विश्वकोश में नहीं मिलता है। इसका ना जो हमें 20वीं शताब्दी के किसी भी शिक्षा में जो शब्दकोश है उसमें पर्यावरण अध्ययन के एक अलग पाठ्यक्रम के रूप में बनाने के लिए उसे बताया ही नहीं गया था कि उसे एक अलग बनाना चाहिए। लेकिन पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एक अलग विषय के रूप में 6 to 1 से लेके और 21वीं सदी की देन है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन को एक अलग विषय के रूप में 6 to 8 क्लास तक के लिए किया गया था। और जो 21वीं शताब्दी में आया है, वर्तमान काल में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीडन में जो इसका मुख्यालय है, पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि इस संसार में वो पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया। इसके पश्चात स्कूलों में क्या होता है, पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर अध्ययन प्रारंभ हुआ है। कि अब बच्चों को पहले तो ईवीएस मतलब नहीं पढ़ाई जाती थी, तो जब हमारा वर्तमान काल में संयुक्त राष्ट्र संघ 1972 में बना था, उसने पर्यावरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, इसमें कहा गया था कि संसार में मतलब जितने भी बच्चे हैं ये स्कूल जाते हैं, पर्यावरण जागरूकता का कार्यक्रम चलना चाहिए, जिससे कि सभी को अपने जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति अवेयरनेस फैल सके, वो अपने इन्वायरमेंट में जान सके कि क्या क्या ऐसी फ्लूक्स हो गए, बाढ़ आ जाती है, डिज़ास्टर, कितनी सारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ होती है, मतलब सबके बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। 1 मिनट। हाँ, अब माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। ये ESK में है। तो ये 1952 में पर्यावरण अध्ययन का उल्लेख नहीं किया गया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 तक चला था। इसके अंदर भी EVS के बारे में कोई भी मतलब नोट में नहीं दिया गया था कि इसे पढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आता है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन आयोग ने पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 और 4 के पाठ्यक्रम के लिए अलग विषय माना था। कोठारी आयोग में पर्यावरण अध्ययन की बात तो की गई थी, लेकिन उसमें क्या था कि बस वो किया था कि क्लास 3rd and 4th के लिए उसको एक अलग विषय बनाया गया था, उसके बाद उसको आगे वाली क्लास में अप्लाई नहीं किया गया था। इसी प्रकार फिर क्या हुआ, जब NEP 1968-1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, 1989 में क्या था कि
पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस का इसमें भी कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता की बात की गई थी कि अलग से विषय नहीं बनाया जाएगा उसके लिए, पर हमें जो अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस है ना, वो हमें साथ के साथ जैसे अदर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके दे दी जाएगी। जैसे अगर हम बच्चों को कोई पेड़ों से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम ये बच्चों को बता सकते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें अवेयरनेस तो दी जाएगी, बट उसको एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा। अब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है, हिंदी में ही है, ने 1988 में क्या था, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के रूप में एक दस्तावेज प्रकाशित किया था। क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो तो मतलब पाठ्यक्रम बनाती है, सिलेबस बनाती है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा सिलेबस बनाया जिसके अंदर ईवीएस भी हो, जिससे कि बच्चों को अवेयरनेस मिले। और क्या था इसमें, क्या था, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन 1-2 में नहीं रखा, उच्च स्तर में कक्षा 6 और 8 में सामाजिक विषय माना गया और समाजशास्त्र विषय रखा गया। देखो प्राथमिक स्तर पर इसका अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट सेकंड में रखा। नॉर्मली बच्चों को मतलब अवेयरनेस दी जाती थी, हैं, लेकिन जब वो 6 to 8 में आ जाते हैं तो उन्हें एक सामाजिक या सोशल साइंस के नाम से एक विषय दिया जाता है, जिसके अंदर उन्हें मतलब एक डीपली नॉलेज दी जाती है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को परमानेंटली इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है, और जैसे वो मौसम हो गया, पेड़ पौधे हो गए, उसके बारे में एक प्रोसेसली ज्ञान दिया जाता है कि नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। और साइंस अलग से पढ़ाई जाती है, जैसे कि वो साइंस अलग से पढ़े, ईवीएस, हिस्ट्री, मतलब हर एक चीज़ अलग से पढ़ते हैं, बुक्स में डिवाइडेड होती है तो अच्छे से वो पढ़ पाते हैं। सन 2000 में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने एक पाठ्यक्रम तैयार किया, उसके अंदर कक्षा 9वीं कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय बनाया गया। कि अब 2000 में एक नया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने क्या किया, एक पाठ्यक्रम स्टार्ट किया, उसके अंदर कक्षा 9 के लिए उन्होंने क्या किया, पर्यावरण अध्ययन की एक स्वतंत्र विषय बनाया गया कि वहाँ पे मतलब स्वतंत्र विषय से वो पढ़ सके और अच्छे से मतलब तो ये जब अलग विषय बनाया गया पर्यावरण अध्ययन का, तो बच्चों को 9th क्लास में अच्छे से मतलब अपने इन्वायरमेंट के प्रति एकदम अच्छे से अवेयर किया गया, क्योंकि उन्हें पढ़ना भी था और 9th क्लास में उन्हें उसका एग्ज़ाम भी देना पड़ता था, तो वो इसको सीरियसली लेते थे। अब 2005 में जो हमारा एनसीएफ था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षा परिषद में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क दस्तावेज निकाला। इसके अंदर क्या हुआ, कक्षा 3 से लेके 5th क्लास तक क्या था, पाठ्यक्रम को अलग विषय के रूप में मान्यता दी गई। अभी हाल फिलहाल में अगर वर्तमान समय में बात करें तो प्रेजेंट स्थिति क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन में हमें अगर हम स्कूलों में जाते हैं तो क्लास और 3rd to 5th में हमें ईवीएस का अलग से एक मतलब बुक्स मिलती है, बल्कि 1st to 2nd में हमें ईवीएस की बुक नहीं मिलती, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का बेस क्या, उन्हें मतलब कुछ आता नहीं है, क्योंकि 1st और 2nd में उन्हें नॉर्मली लेटर फ्रेम तक करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो उन्हें ईवीएस के बारे में जानकारी कहाँ से दे। उनमें नॉलेज तो होती है बट एक छोटे छोटे चंक्स में उन पर नॉलेज होती है, हमें फ्रेम हमें करना होता है, फ्रेम उनकी जो नॉलेज होती है उन्हें अच्छे से उन्हें फ्रेम करना। वो जानते तो सब कुछ है, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में सबको ऑब्जर्व किया होता है, लेकिन वो अच्छे से उसे जान नहीं पाते कि वो क्या है कैसे है। तो हम जब स्कूल में जाते हैं तो अच्छे से उसे पढ़ाते हैं, तो इसीलिए ना कक्षा 3 to 5th में उन्हें मतलब पाठ्यक्रम अलग से एक बुक्स होती है, जिससे कि बच्चा इतना एबल हो जाता है कि वो अच्छे से वो समझ सके, उसे रिलेट कर सके अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से। अगर हम उसको पौधों के बारे में, पानी के बारे में बताते हैं, क्यों बचाना चाहिए, तो वो मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि उसको थोड़ा पता रहता है कि वाटर हमारे लिए कितना कीमती है, उसे हम पीते हैं। तो नॉर्मली वो अपने घर में यूजेस भी देखता है कि अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे हो सकता है, तो वो इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए हम 3rd to 5th में इसको अलग पाठ्यक्रम के रूप में दिया गया। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो अभी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है, वो 2005 में बना था। अब देखिए जो पर्यावरण का वर्गीकरण है, अब इन्वायरमेंट का जो क्लासिफिकेशन किया है वो कर्ट लेविन ने 3 भागों में किया है। पहले क्या हो गया हमारा
भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। 3 भागों में बांटा है, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। मनुष्य के प्रकार। सामान्यतः पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के देखो, अगर पर्यावरण की बात करें तो कोई वैज्ञानिक कितने भाग बोलता है, कोई कितने, लेकिन अगर हम मनुष्य को जो प्रभावित करने वाले हैं तो प्राकृतिक और भौतिक। ये जो भौतिक होते हैं ये जलवायु और मौसम से अवस्थाओं को दर्शाते हैं जिसमें जीव जंतु वास करते हैं। मानव जाति जलवायु परिस्थिति बहुत से प्रभावित होती है। देखो, अगर आकाश, जलवायु, वनस्पति तो सतह के नीचे तत्व जीवजंतु रहते हैं। सभी जानते हैं कि हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं। अगर वहाँ की प्रकृति और भौतिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो मनुष्य ऑब्वियसली उससे प्रभावित होगा। और वहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, जलवायु अच्छा नहीं है, तो उस जलवायु का असर कहीं ना कहीं व्यक्ति पर भी पड़ेगा जो वहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ वो जनजाति वहाँ पे रह रही है, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु हो, सब पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। यूरोप देशों के लोग सफ़ेद रंग के होते हैं जबकि अफ्रीकी लोग काले रंग के होते हैं। ये सब क्या है? भौतिक पर्यावरण लोगों की शारीरिक बनावट को प्रभावित करता है क्योंकि यूरोप के लोग सफ़ेद रंग के होते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती और वहाँ पे सूरज कम पड़ता है। सूरज की जो किरणें होती हैं वहाँ पे कम होती है। लेकिन अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप ज़्यादा रहती है, इसी की वजह से वहाँ के लोग काले रहते हैं। तो भौतिक पर्यावरण भी लोगों के शारीरिक बनावट, रंग, रूप पर किस प्रकार से प्रभावित करता है। मानव की कार्य सब जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा गर्मी भी होगी तब भी मनुष्य क्या है, ज़्यादा गर्मी में भी इतना काम नहीं कर सकता, अपना पूरा एफर्ट्स नहीं दे सकता। और ज़्यादा सर्दी होगी तब भी सर्दी में भी उसे इतना अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ठंड लगी। लेकिन अगर जहाँ मौसम का मतलब जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा, ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जितना होना चाहिए, तो क्या होगा, आराम से हम काम भी कर पाएंगे, हमारा मन भी लगेगा। तो हर एक जो हमारी जलवायु होती है वो भी निर्भर करती है इस बात पे कि कैसी परिस्थिति है वहाँ पे, कितना व्यक्ति अपने कितने एफर्ट्स दे पा रहा है या नहीं। तो ये सब देखो। सामाजिक पर्यावरण किसी व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था में उसके सामाजिक वातावरण के तहत आते हैं। इसमें समूह, समुदाय, समाज, समिति एवं मानव संबंधों द्वारा निर्मित सभी अवस्थाएं आती है। तो इसके अंदर क्या होता है, तो जो हमारा सामाजिक पर्यावरण तो वो किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो जैसे कि हमारे समाज में बहुत से लोग होते हैं, समिति होती है जो हमें मतलब बहुत सारे नॉलेज प्रोवाइड करती है, वो बताती है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि लोगों का जो माइंड सेट हो जाता है कि हमें ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जैसे हमारे समाज के लोग हमें नॉलेज देंगे, जो हमें समझाएंगे, जो हमारे परिवार से हमें मिलेगा, जो हमारे रिश्तेदार हमें समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर होता है ना वो हमारे व्यक्तित्व पर दिखता है। मनुष्य उसी प्रकार की मानसिक मनोवृत्ति रखने लगता है कि उसके परिवार, समाज के लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। वो समाज के अकॉर्डिंग ही अपने आप को सही और गलत लगने लगता है। वो अपने आप को ये नहीं सोचता कि मैं सही हूँ या कोई और गलत है, वो ये सोचता है कि समाज हमें किस नज़र से सही समझता है। तो इसीलिए सामाजिक पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। अब आता है सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में मदद करता है। सभी प्रकार की रस्में, रीति रिवाज, नैतिक कानून एवं किसी व्यवहारीय प्रतिमान इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे हमने देखा होगा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, हमारे भारत की बहुत बड़ी संस्कृति है, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग भी व्यक्तित्व भी होता है व्यक्ति का। जैसे मान के चलिए अगर कोई बिहार में रहता है तो वो अकॉर्डिंगली उसी की तरह बिहेव करेगा, जहाँ से उसने अपनी संस्कृति है उसी को ही आगे बढ़ाएगा। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो वो अपने पूर्वजों की जो संस्कृति आई जा रही है तो उसी से मतलब एक संस्कृति का प्रभाव एक व्यक्तित्व पर कितना पड़ता है। जैसे अगर मान के चलो मैं हिंदू हूँ तो हमारी जो संस्कृति है वो, अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं। हमारी संस्कृति, अगर हम किसी भगवान जी की पूजा करते हैं तो वो संस्कृति ही आगे बढ़ती रहती है। तो संस्कृति का भी एक रोल होता है।
तो पर्यावरण की संरचना की बात करें तो देखिए, पर्यावरण तो मैंने बताया ही था कि पहले भी पर्यावरण को कोई 3 भागों में बाँटता है, कोई 2 परमाणवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। तो पर्यावरण तो कोई अपनी तरफ से एक नहीं बाँध सकते। तो अगर पर्यावरण की संरचना की बात करें तो पर्यावरण में 2 चीज़ आती है। एक तो होती है सजीव, दूसरी होती है निर्जीव वस्तुएँ, और इसकी रचना एक भौतिक और जैविक के आधार पर भी की गई है। तो अगर हम 2 की बात करें तो पहला क्या है, पर्यावरण में सजीव और निर्जीव हैं। सजीव में क्या-क्या आती है कि पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे इत्यादि। सजीव वस्तुएं वो होते हैं जिसके अंदर जीवन निर्मित होता है। देखो, जो जीवित रहती है, जैसे वो पशु पंछी है, वो क्या होता है, उसमें जीवन पाया जाता है। जीव जंतु है, वो भी सांस लेते हैं, जीव जंतु सब में जीवन होता है। मानव, पेड़ पौधे श्वसन प्रक्रिया करते हैं, सब करते हैं। और निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, जो हिल डुल नहीं सकती, अपने आप से मूव नहीं कर सकती, ये तो होता ही है। साथ में वो श्वसन क्रिया नहीं होती, जैसे मृदा, पहाड़, पत्थर, रेत, कांच, तो लोहा, ये सब क्या होती है कि ये वस्तु है लेकिन निर्जीव है, ये चल नहीं सकती, खुद से सांस नहीं ले सकती, इन्हें हम मारे या पीटे इन्हें कुछ असर नहीं होता। तो नॉर्मली आप जो भी समझे, ये निर्जीव वस्तु में यही आती है। हाँ, तो अब जो हमारी ये वीडियो है, इसका ये फर्स्ट पार्ट था। अब ये वीडियो अगर मैं फर्स्ट पार्ट से अलग से मैं बनाती, मतलब लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ। अब सेकंड पार्ट मैं 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूँगी। अभी आप लोग ये फर्स्ट पार्ट देखिए। इसकी ये जो PDF है, ये मैं टेलीग्राम पे लिंक में सेंड कर दूँगी। अपना मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं इसी बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हैं, उसमें से आप देख लेना और फिर मतलब इस PDF को डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आप इसे याद कर सकें। बार बार रिवाइज़ करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर आपको DLED का करिकुलम चाहिए तो आप एक बार मतलब कमेंट में मैसेज कर देना, मैं उसका पूरा सा, मेरे पे एक PDF है जिसके अंदर DLED का करिकुलम है कि हमें EVS में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, कौन सा कितने मार्क्स का होता है। तो मैं वो भी अपने टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, अगर ये जो मैंने EVS की जो चैप्टर बनाया है वो अगर अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा और मतलब मन करे कि मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लेके आऊँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।